अभी मैं सिलेबस देख रहा था, अभी सिलेबस दिख रहा था मैं तुम लोगों का, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि चीजें थोड़ी सी, मतलब मेरे सीक्वेंस जो मेरा पढ़ाने का है उससे थोड़ा सा उसका सीक्वेंस अलग है। ठीक है, बट ठीक है, धीरे धीरे मैं सारा एक एक करके उसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, जो जो सीक्वेंस मुझे लग रहा है कि वो ठीक रहेगा उस हिसाब से। तो कुछ चीजें देख रहे हैं कि सिलेबस में कम है, थोड़ी चीजें बढ़ाई गई हैं, हम लोग उसको भी देखेंगे अभी। अभी कुछ बच्चे आ रहे हैं इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। चलो, तो अब थोड़ी देर शुरू करते हैं हम लोग। तो अभी तक जैसे कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया या जो चीजें डिस्कस की, तो लास्ट में हम लोगों ने SHM डिस्कस किया था। SHM और उसका आ, आ, मतलब क्या डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं हमारे SHM के जो वो है मोशंस हैं, उसमें फिर उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और उसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस किए थे, जबकि आपके सिलेबस में बहुत कम है। वो खाली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन है, उसके बाद वो हमने कंपाउंड पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम सब डिस्कस किया, शार्पनेस, रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, डैम्प, फोर्स, सब कुछ डिस्कस किया, जबकि वो आपका नहीं, मतलब सिलेबस में उतने डिटेल में नहीं है। लेकिन चूंकि वो SHM को समझने के लिए, ठीक है, वो सारी चीजें हमें लगता है कि वो जरूरी हैं, इसलिए हमने उसको डिस्कस करना जरूरी समझा। सो ये कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। सो एक तो ये चीज थी। दूसरा ये है कि हम लोग तो SHM का हम लोगों ने डिस्कस किया, लिसा जूस फिगर वगैरह भी हम लोगों ने डिस्कस किया, और जिसको कि मैं देख रहा हूँ कि मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट है और आप लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि उसको भी इन लोगों ने सिलेबस से मतलब थोड़ा वो कर दिया है, उसमें डाइल्यूट कर दिया है। बट एनीवे उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों को जानना जरूरी है। तो अब सवाल ये है कि अब हम लोग SHM खत्म हो गया, फिर इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में चले गए, जो कि हमारा यूनिट 2 का पार्ट था। ठीक है, तो यूनिट 2 में इनर्शिया और इन सब के साथ था, तो वो हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन और मोशन इंक्लाइंड प्लेन वगैरह सब। अब हम लोग आते हैं एक जो नया टॉपिक है, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारा प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड है, राइट। तो उसमें हम लोग का सेंट्रल फोर्स और प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड है, राइट। तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब हम लोग दो तीन चीजें इस पे जान लेते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग क्लास में कुछ पढ़ रहे थे, तो आप लोग को याद है कि जब हमने टू बॉडी प्रॉब्लम का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था, ठीक है, ये पार्ट दो पार्टिकल अगर कोई मूव कर रहे हो मतलब सेंट्रल फोर्स में, तो जैसे कि दो चार्ज आपस में मूव कर रहे हो या दो मास आपस में मूव कर रहे हो, तो उनके दो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के बजाय हम लोग उसको एक इक्वेशन ऑफ मोशन में लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो दोनों पे फोर्सेस काम करती हैं, वो फोर्सेस क्या होती हैं, वो इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। ठीक है, जैसे चार्ज प्लस माइनस है अगर, या प्लस प्लस भी है, तो मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा दो चार्ज के बीच में, वो अपोजिट होता है और इक्वल होता है एक दूसरे पे। तो दो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के बजाय दोनों चार्ज का, या इस तरह से अगर दो मास है, उसके बजाय हम लोग उसका एक इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, लेकिन हमारा मास किससे रिप्लेस हो जाता है, किसी को याद है? यस सर, रिड्यूस रिड्यूस्ड मास। मास, वेरी गुड। रिड्यूस्ड मास का जो वैल्यू होता है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो हम लोग किसी दो इक्वेशन ऑफ मतलब दो पार्टिकल्स के इक्वेशन ऑफ मोशन को सिंगल इक्वेशन, जैसे अगर हमारे पास 10 पार्टिकल्स हैं तो हमें दसों का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा, राइट। तो मतलब जैसे कि अगर हम सब पार्टिकल को इंडिविजुअली डिफाइन करना चाहते हैं, तो लेकिन जैसे अगर दो सिस्टम ले लेते हैं दो मास का, तो वहां पे हम लोग दो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग एक इक्वेशन ऑफ मोशन से रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये कंसेप्ट प्लैनेटरी मोशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे हम किसी दो मैसिव पार्टिकल्स के बीच के फोर्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मतलब अगर हम अर्थ किसी भी प्लैनेट को ले लें, अर्थ और मान लो या कोई और भी प्लैनेट सोलर सिस्टम का, या सन है, या कोई भी टू स्टार इस तरह से, तो
और मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं कि सन के अराउंड हमारे जो प्लैनेटरी मोशंस हो रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहे हैं। तो वो दोनों फोर्सेस जो है वो मास की वजह से हैं। तो दो इंटरैक्टिंग सिस्टम्स हैं और उनका इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग रिड्यूस्ड, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। ठीक है, रिड्यूस्ड मास एंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड मास। तो ये हमारा बेसिकली हमारा ये इक्वेशन ऑफ मोशन प्लैनेटरी मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब उसमें हम लोगों ने वहां पे एक और चीज डिस्कस किया था। ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आपको याद होगा, मतलब एक हम लोगों ने फ्रेम लिया था, उसमें दो ऑब्जेक्ट लिया था, उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मोशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू आवर इनर्शियल फ्रेम एंड विथ रिस्पेक्ट टू आवर सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था जब हम लोग चाक और बोर्ड से अपना डिस्कशन करते थे। किसी को याद है ये डिस्कशन हम लोगों ने जो किया था कि सेंटर ऑफ मास में, जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम लोग लीनियर मोमेंटम का सम निकालते हैं तो वो जीरो होता है। और देयर वर मेनी थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी, मतलब जब टू बॉडीज प्रॉब्लम हमने जितनी भी क्लास में डिस्कस की थी, बेसिकली उसका जो मेजर एप्लीकेशन आता है वो एप्लीकेशन हमारा सेंट्रल, मतलब इस तरह के हमारे जो प्लैनेटरी मोशंस हैं उसमें डिस्कशन के लिए हम लोग टू बॉडीज प्रॉब्लम का जितना भी इक्वेशन है वो यूज करते हैं। अब खैर ये तो हमारा था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम आते हैं कि हमारा जो मतलब प्लैनेटरी मोशन है वो किस तरह से है और उसका उसमें क्या क्या है, कुछ लॉज हैं, कुछ इक्वेशंस हैं, वो कैसे आते हैं। अब बेसिकली हम उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ले आते हैं पहले कि सेंट्रल फोर्स। ठीक है, एक हम फोर्स का क्राइटेरिया, एक फोर्स डिफाइन करना चाहते हैं विच इज ए सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स, क्योंकि जितने भी प्लैनेटरी मोशंस हैं या मतलब जो भी स्पेस मैसिव पार्टिकल्स के मोशन है उसको हम सेंट्रल फोर्स के टर्म में ही देखते हैं। तो सेंट्रल फोर्स होते क्या है? ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो सेंट्रल फोर्स जो होता है किसी भी दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा अगर उसको हम आर मान लें तो वो आर पे डिपेंडेंट होगा, मींस दैट इज द फंक्शन ऑफ आर, एंड the unit vector which is, that means the direction of force is always along the line joining the two particles, right? मतलब कि वो आर के ही डायरेक्शन में होगा, चाहे वो आर के अपोजिट हो या आर के प्लस, आर के along हो। ठीक है, इज इट क्लियर? आर जो हमारा यूनिट वेक्टर है विच इज गिवन बाय द आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल फोर्स। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या कनेक्शन चला गया क्या है? यस सर। अच्छा, तो सेंट्रल फोर्स क्या है उसका डेफिनेशन क्लियर हो गया कि ऐसा कोई फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वो दोनों पार्टिकल्स को जो हम ज्वाइन करते हैं जो लाइन, उसी लाइन के अलोंग होगा उसका डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड जो है वो उसके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, मतलब उसी का फंक्शन होगा। तो ऐसे कोई एग्जांपल अगर हम देखें, क्या कूलॉम फोर्स हमारा सेंट्रल फोर्स है? यस सर। हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है? यस सर। वेरी गुड। क्या हमारा विस्कस फोर्स सेंट्रल फोर्स है? नो सर। नो। ठीक है, नो सर। वेरी गुड। तो अब एटलीस्ट ये क्या जो हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हमारे वो न्यूक्लियस के अराउंड, क्या वो सेंट्रल फोर्स में मूव करते हैं या नॉन सेंट्रल फोर्स में? सेंट्रल फोर्स में सर। सेंट्रल फोर्स में, क्योंकि उनका जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिट, और जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा उसी आर के अलोंग होता है। ठीक है, बेसिकली वो तो कूलॉम फोर्स ही होता है। तो ये हमारा सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल है। अच्छा, अब अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो इस जो इक्वेशन दिख रहा है F इज इक्वल टू एफ ऑफ आर आर कैप, ये इसको फॉलो करेगा, तभी हम बोलेंगे कि वो सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, तो अब अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा? ठीक है, कैसा मतलब उसका मोशन कैसा होना चाहिए? अब हम आते हैं उसके डिस्कशन पे। तो एक हमने यहाँ पे लिया है, ये हमारा जो है सेंट्रल फोर्स हो गया, F इज एफ आर फंक्शन ऑफ आर इनटू आर कैप। अगर कोई पार्ट के कोई सेंट्रल फोर्स है अगर, ठीक है, तो वो सेंट्रल फोर्स, ठीक है, कितना टॉर्क जनरेट कर सकता है? ठीक है,
मतलब वो पार्टिकल पे कितना टार्क जनरेट कर सकता है। अगर किसी पार्टिकल पे सेंट्रल फोर्स एक्ट कर रहा है तो कितना टार्क जनरेट कर सकता है। तो टार्क अगर हम कैलकुलेट करें टाउ, तो टार्क क्या होगा, आर क्रॉस एफ विच इज दिस मच, एंड क्या होगा ये आर, तो एफ जो होगा वो एफ ऑफ आर, आर का एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स क्या टार्क जनरेट कर सकता है? नो। नहीं। ठीक है, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो आर के ही डायरेक्शन में है, और आर क्रॉस आर कैप इज ऑलवेज 0। ठीक है, अब सवाल क्या उठता है कि अगर टार्क 0 है, ठीक है, तो टार्क होता है डीएल बाई डी टी, इफ यू रिमेंबर। जैसे हमने बताया था ना कि फोर्स जो होता है वो होता है डीपी बाई डी टी, वैसे ही टॉर्क जो होता है वो डीएल बाई डी टी होता है। क्लास में हम लोगों ने प्रूफ भी किया था। ठीक है, रिमेंबर है, याद है? अगर थोड़ा बहुत पढ़ रहे होगे तो याद होगा। तो अगर टॉर्क 0 है, इसका मतलब डीएल बाई डी टी भी 0 होगा, और डीएल बाई डी टी 0 होने का मतलब क्या है कि डीएल बाई डी टी तभी 0 होगा जब एल हमारा कांस्टेंट होगा। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो एल कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम जो है कि कोई भी, तो हम इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि कोई भी अगर पार्टिकल सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो ऑलवेज कंजर्व रहेगा, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर? A particle which is moving under the action of central force has always constant angular momentum. ठीक है? ठीक है? यस सर। यस सर। वहां पे भी पढ़ते थे ना, mvr इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई, इलेक्ट्रॉन के केस में एंगुलर मोमेंटम, बोर्स मॉडल। ठीक है? Yes. हाँ, तो वहां पे भी कांस्टेंट ही होता था ना एंगुलर मोमेंटम, mvr इलेक्ट्रॉन का। यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो अब ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना। अब और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी समझना बहुत जरूरी है, एक एक करके हम लोग समझना है। अब हमारा क्या है यहाँ पे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं आर क्रॉस पी इज इक्वल टू आर क्रॉस एम क्रॉस वी। ठीक है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, आर क्रॉस एम क्रॉस वी। ठीक है, कांस्टेंट है ना। एंगुलर सेंट्रल फोर्स में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, इसका मतलब एम वी आर कंजर्व्ड होगा। यस सर। एम वी आर में मास कंजर्व्ड होगा आर क्रॉस वी। तो आर क्रॉस वी कंजर्व्ड होने का मतलब ये है, ठीक है, कि आर तो एक रेडियल वेक्टर है, जो कि जैसे जैसे पार्टिकल, अगर इस एग्जांपल को देख लो तुम लोग, एक प्लेनेट, अब ये हम लोग मान लिए एम एक प्लेनेट है और ये सन है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग अभी आगे डिफाइन करेंगे कि जो हमारा प्लैनेट होता है वो इलिप्टिकल मोशन मूव करता है और सन किसी फोकस पे होता है, इलिप्स के वन ऑफ जो फोकस दो में से एक है। तो आर तो हमारा रोटेट कर रहा है वेक्टर, ठीक है, मोशन के दौरान तो आर रोटेट करेगा ना, तो आर वेक्टर इज चेंजिंग विथ टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इज ऑल्सो, वेलोसिटी हमारा क्या है, सपोज v है। ठीक है, तो आर क्रॉस v, m तो कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व होने के लिए आर क्रॉस v कांस्टेंट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? L कंजर्व होने के लिए, L कांस्टेंट होने के लिए आर क्रॉस v Yes, sir. कांस्टेंट होना चाहिए ना। अब आर क्रॉस v दोनों वेक्टर हैं, ठीक है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होने का मतलब है कि जो हमारा L वेक्टर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो L का डायरेक्शन तभी कंजर्व होगा जब R और V दोनों हमेशा एक प्लेन में हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दो वेक्टर अगर एक प्लेन में हो, जैसे कि दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? जेड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि जो आर और वी है वो हमेशा एक प्लेन में होना चाहिए, ठीक है, ताकि उनका वेक्टर का जो डायरेक्शन है क्रॉस प्रोडक्ट का वो एक कांस्टेंट डायरेक्शन में हो जाना चाहिए। मैग्नीट्यूड आर क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड साथ में उसका डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट होने के लिए आर और वी का एक प्लेन में होना जरूरी है। ठीक है,
अगर आर और वी का प्लेन चेंज होता रहेगा, मतलब कभी आर एक्स वाई प्लेन में है आर वी, कभी एक्स जेड प्लेन में है, या कभी इंक्लाइंड है, तो उस केस में आर क्रॉस वी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इससे दूसरा कंक्लूजन क्या निकल के आता है? दूसरा क्या कंक्लूजन निकल के आता है? कोई बताएगा? कि अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा? एक प्लेन मोशन, एक प्लेनर मोशन होगा, मतलब उसका मोशन हमेशा एक प्लेन में होगा। ऐसा नहीं है कि वो स्फेरिकल पाथ पे घूमने लगा या क्यूबिकल, मतलब कुछ 3D पाथ नहीं, 3D मोशन नहीं होगा उसका। द मोशन, उसका मोशन क्या होगा? किसी प्लेन में कन्फाइंड होगा। आर यू कन्विंस्ड? यस सर। गुड। और Yes, sir. तो उसका मोशन एक प्लेन में कन्फाइंड होगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन। इज इट क्लियर? ठीक है। तो हम लोग ने क्या कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन ड्रॉ किया कि एंगुलर मोमेंटम का कांस्टेंट रहेगा। दूसरा, जो मोशन होगा हमारा पार्टिकल का, वो एक प्लेन में कन्फाइंड होगा, और जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सो दिस इज आवर सेकंड कंक्लूजन। नाउ थर्ड, एक और कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? ठीक है, अब हम सेम एग्जांपल है, सपोज वी हैव ए प्लैनेट पी एंड वी हैव ए सन। ये एक पाथ है, मतलब एक पाथ है जो डॉटेड लाइन से शो किया गया है। सपोज कि डेल्टा टी टाइम में जो हमारा पार्टिकल है, स्लाइड दिख रही है ना? यस सर। हाँ, Yes, sir. डेल्टा टी टाइम में हमारा पार्टिकल पी से पी प्राइम पे चला गया। ठीक है, ओके। तो सपोज इसने डेल्टा आर वेक्टर यहां से यहां, मतलब ये डेल्टा आर वेक्टर यहां चेंज हुआ। इनिशियल सपोज वेक्टर था आर, तो पी एस पी प्राइम क्या होगा? अगर हम मान लें कि जो आर्क है, सपोज दिस डेल्टा टी टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, तो लेट्स मेक ए ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल जो वेक्टर ट्राइंगल ला हम लोग करते हैं, तो व्हाट इज एस पी प्राइम वेक्टर इज नथिंग बट एस पी प्लस पी पी प्राइम। तो योर दिस वेक्टर इज एक्चुअली आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, एसपी प्राइम जो हमारा न्यू वेक्टर आ गया डेल्टा टी प्राइम के बाद पार्टिकल का जो पोजीशन हो गया प्लैनेट का, दैट इज आर प्लस डेल्टा। इज इट ओके? यस सर। नाउ टोटल जो एरिया कवर्ड हुआ डेल्टा टी टाइम में प्लैनेट द्वारा, सन को अगर हम सन से मतलब उसका मान लें, तो टोटल एरिया ये ट्रायंगल का एरिया हो गया एस पी पी प्राइम। ठीक है, तो हम एरिया अगर टोटल निकालें, ये एरिया जो है, तो दिस इज हाफ आर क्रॉस डेल्टा आर। बेसिकली अगर ये बहुत डिस्टेंस स्मॉल होगा ना, तो ये जो होगा हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट। अगर हम यहाँ से पी प्राइम से टेंजेंट मान लें, तो डेल्टा आर 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 को हम एक तरह से परपेंडिकुलर मान लें, मतलब बहुत, अगर वो डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम मान के हमने निकाल लिया डेल्टा ए इज इक्वल टू दिस मच। ये डेल्टा ए कितने कितने, मतलब बेसिकली ये कितने टाइम में डेल्टा ए, ये वेक्टर इसने प्लैनेट ने कितना ये एरिया बनाया डेल्टा टी टाइम में, तो हमने लिया डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। अगेन डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि हम इसको डेल्टा आर को बहुत छोटा मान रहे हैं, बेसिकली वो टेंजेंट जैसा मान रहे हैं। तो डेल्टा ए अगर ये है, तो डेल्टा ए बाई टी हमारा ये हो जाएगा 1 बाई, यहाँ ऊपर से 1/2 आर, एंड आर इज यहाँ तो रेडियल वेक्टर है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ओके, now if delta t is very very small, delta t tends to 0, your delta a by delta t becomes dA by dt, half r cross dr by dt. Okay, now what is dr by dt? Dr by dt, what is dr by dt? Is velocity? Very very good. मतलब कितना टाइम डेल्टा, कितना dr by dt Velocity. इस डायरेक्शन में, this is velocity, तो half r cross v. Okay, so dA by dt is half r cross v. हमने हाफ को यहाँ m नीचे रख लिया और m ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो r क्रॉस mv हो गया। नाउ व्हाट इज दिस r क्रॉस mv? दिस इज एंगुलर मोमेंटम। Angular momentum. हाँ, सो नाउ हाफ r क्रॉस v इज नथिंग बट 1/2m r mv, r ये r mv इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम, सो dA by dt is l by 2m. नाउ व्हाट इज l इन दिस केस? l इज कांस्टेंट है कि नहीं? हम लोगों ने पहले कंक्लूजन निकाल लिया है कि अगर सेंट्रल फोर्स है तो L बाई 2m भी कांस्टेंट रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा?
Yes, sir. तो इसका Yes, मतलब sir. डीए बाई dt है, दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो डीए बाई dt क्या है? बेसिकली ये जो हमारा रेडियल वेक्टर है, ये डेल्टा टी टाइम में कितना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, तो जो उसका रेट है, मतलब एरिया, जो एरिया कवर करने का रेट है, उसको हम एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं। अगर वर्ड से तुम लोग फेमिलियर हो गए एरियल वेलोसिटी से, तो एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट, ठीक है, आर ए पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया? इसको हम एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब एक मतलब स्मॉल टाइम मतलब पर यूनिट टाइम में कितना एरिया कवर किया प्लैनेट में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरियल वेलोसिटी। ओके, तो एरियल वेलोसिटी भी हमारा कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे तीन, मतलब ये बेसिकली हमने तीन आउटकम्स कैलकुलेट निकाले कि हमारा जब कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स में मूव करेगा, ठीक है, तो वो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं प्लैनेटरी मोशन के जो लॉज हैं, बेसिकली वो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो डिफाइन किया गया है, वो क्या कहता है। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। तुम लोग किस टाइम पे, क्या आफ्टरनून में भी फ्री रहते हो कि क्लासेस चल रही है ऑफलाइन? Yes, sir. आफ्टरनून में फ्री रहते हो?